हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं बसंत भाग 1 कक्षा 6 हिंदी का दूसरा पाठ, जिसका नाम है बचपन। तो ये जो कहानी है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, जिसमें लेखिका अपने बारे में बता रही हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी कि लेखिका अपने बचपन की कुछ बातें आपके साथ में शेयर कर रही हैं इस कहानी के अंदर। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। वो कह रही हैं कि मैं आपसे काफ़ी बड़ी हूँ, हो सकता है कि मैं आपकी दादी हूँ या नानी हूँ या बुआ या मौसी, लेकिन उनकी परिवार के लोग उन्हें जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब मुझे अपने अंदर एक सयानापन महसूस होने लगा तो मेरी रुचियाँ भी धीरे धीरे बदलने लगीं। पहले उन्हें जो कपड़े थे वो रंग बिरंगे पहनना पसंद था, जबकि अब उनको सादे कपड़े या सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद आता है। गहरे नहीं, हल्के। मैं पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यानी कि उन्होंने इस तरह के सभी कपड़े अपनी छोटी उम्र में पहने हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। यानी कि उनको ये याद है कि उनके बचपन में उन्होंने किस रंग की और किस तरह की फ़्रॉकें या कपड़े पहने थे। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटे। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से इस कार्य को किया है, तो वो कह रही हैं कि मुझे आज भी ये काम करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। कहने का तात्पर्य, जब भी नए जूते लेखिका अपने बचपन में पहनती थी तो वो जूते उनके पैरों में छाले कर देते थे और फिर उनका इलाज करना पड़ता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते थे। क्यों रखते होंगे? क्योंकि जब वो लंबी सैर पर निकलते थे तो जो उनका जूता था उनका पैर काट देता था और फिर उस जगह पे उनको रुई लगानी पड़ती थी। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। वो किस लिए आने लगती? क्योंकि उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्हें पता था कि आज उन्हें ये ऑयल पीना है, तो इस वजह से उनको सुबह से ही इसकी गंध आनी शुरू हो जाती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली का अर्थ होता है उल्टी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। यानी कि लेखिका को ऐसा लगता है कि वह जो ऑयल था वो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं था, उसके बिना भी वो स्वस्थ रह सकती थी।
तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। दूरी का मतलब कितना अंतर आ चुका है या क्या क्या चीज़ें बदल चुकी हैं। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। यानी कि जिन चीज़ों में लेखिका को बचपन में दिलचस्पी आती थी, उन चीज़ों में आज के बच्चों को दिलचस्पियाँ नहीं आती हैं। उनकी दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं वक्त के साथ में। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। यानी कि लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन थे, लेकिन रेडियो टेलीविज़न उनके बचपन में नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। यानी कि लेखिका अपने बचपन में कुल्फ़ी खाती हैं, लेकिन आप लोग अपने बचपन में आइसक्रीम खाते हो। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में जो आप देख रहे हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरों की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। यानी कि वहाँ जो रेस्टोरेंट था, वहाँ की जो चॉकलेट और पेस्ट्री थी, वो बच्चे बड़े मज़े के साथ में खाते थे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कॉन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, यानी कि वो उनको आकर्षित करती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते, फिर छिलके उतार कर मुँह में रख लिया जाता। तो इस तरह से लेखिका को ये अपने बचपन के जो फल हैं वो भी याद हैं कि वो किन किन फलों को मज़े लेकर खाती थी। इनके अतिरिक्त चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई उस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार और चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये उन दिनों की फिल्म का गाना था और हर बच्चे की ज़बान पर सुनाई देता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते। बुरकना मतलब छिड़कना, ठीक है। तो वो जब भी चने की पुड़िया लेते थे तो उसके ऊपर मसाला बुरकवा लेते थे, छिड़क लेते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, यानी कि काफ़ी बड़ी पुड़िया थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी सी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिस पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। कमतर समझना मतलब कम आंकना, छोटा समझना, इसलिए उन पर हंसा करते थे। नैनीहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। मॉडल किसे कहते हैं, यानी कि वो एक्चुअल में ट्रेन नहीं थी, ट्रेन का एक मॉडल था कि ट्रेन किस तरह की होती है। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा। थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। सुरंग क्या होती है, ज़मीन के अंदर का एक रास्ता सुरंग कहलाता है। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते।
दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। उनकी दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यानी कि जब हवाई जहाज उड़ता था तो उनको ऐसा लगता था कि कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर उड़ रहा है। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा सा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी कि जब लेखिका को चश्मा लगा था तो डॉक्टर साहब ने उनको ये मशवरा दिया था कि आप कुछ दिन पहनोगे तो उसके बाद ये ऐनक उतर जाएगी। तो वही बात लेखिका जो भी उनसे दूध पीने की सलाह देती या उनकी चश्मे के बारे में पूछते तो वही बात वो उनको बता देती कि कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। लेकिन लेखिका कह रही हैं कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि उतर जाएगा, लेकिन अभी भी जब लेखिका बड़ी हो चुकी हैं, वो अपने बचपन की कहानी लिख रही हैं, तब भी उनका चश्मा नहीं उतरा था। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। तो लेखिका इस बात की जिम्मेदारी खुद लेती हैं कि उनकी आंख कमज़ोर होने का कारण वे खुद हैं, क्योंकि वो क्या करती थी, दिन की रोशनी में काम नहीं करती थी बल्कि रात को टेबल लैंप में ही काम किया करती थी। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। यानी कि उसने जो शेर मारा वो बहुत बुरा लगा, बुरा नहीं लगा, लेकिन यह बात मुझसे बोली जा रही है, यह मुझे खींचने वाली, परेशान करने वाली थी। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, ये वर्ड याद आ रहा था। नहीं, हाँ। यानी कि एक बार उन्होंने बोला कि नहीं मैं लंगूर की तरह नहीं लग रही हूँ, फिर हाँ शायद लग रही हूँ। कुछ इस तरह के विचार उनके दिमाग में आ रहे थे। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। यानी कि जब पहली बार पहना तो तब उन्हें थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, लेकिन अब वो कहते हैं कि चेहरे के साथ घुल मिल गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों में जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीति वाली हिमाचली टोपियाँ। ये कहानी जो है वो कृष्णा